हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे 7th क्लास इंग्लिश की सेकेंड यूनिट का सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है अ फनी मैन। फनी मैन मतलब एक आदमी जो सबको हंसाता है, अ पर्सन हु मेक्स अदर्स लाफ। सो ये एक छोटी सी पोयम है, लेकिन उससे पहले कुछ एक्टिविटीज आपको गिवन है। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। लुक अराउंड यू फॉर थिंग्स एंड पीपल दैट मेक यू लाफ। अपने आसपास वो चीज़ें, उन लोगों को देखिए जिनसे आपको हंसी आती है, जो आपको हंसाते हैं। फिर उनके नाम आपको नीचे बबल्स में लिखने हैं और अपने रीजंस को शेयर करना है, क्यों आपने वो आंसर लिखे, कैसे वो आपको हंसाते हैं, वो आप बताएंगे अपने क्लासमेट्स और टीचर को। सो थिंग्स आई फाइंड फनी, कौन कौन सी चीज़ें आपको फ़नी लगती है। तो कार्टून्स आपको फ़नी लगते होंगे, जैसे टॉम एंड जेरी आप देखते हैं, कई बच्चे शिनचान देखते हैं। उसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं वो बहुत सिली चीज़ें करते हैं, इसीलिए हमें वो फ़नी लगते हैं। ये रीज़न आप लिख देंगे। कार्टून्स हमें फ़नी लगते हैं बिकॉज द कैरेक्टर्स डू फनी थिंग्स, सिली थिंग्स, जिनसे फिर आपको हंसी आती है। फिर सर्कस में जोकर्स आपको फ़नी लगते होंगे। जोकर इन अ सर्कस, या फिर सिर्फ जोकर बिकॉज ही डज फनी ट्रिक्स, क्योंकि वो बहुत फनी ट्रिक्स करते हैं। ही डज, क्योंकि जोकर करता है फनी ट्रिक्स, जिनको देखकर बच्चे हंसते हैं। फनी मूवीज देखकर आपको हंसी आती होगी। अच्छा, कई बार आपको अपने फ्रेंड्स को देखकर या फिर उनके जोक्स पर भी हंसी आती होगी। फ्रेंड्स, क्योंकि मान लीजिए इसलिए आप हंसते हैं क्योंकि वो फनी फेसेस बनाते हैं कई बार, बिकॉज दे मेक फनी फेसेस। देन छोटे जो लिटिल बेबीज होते हैं उनको देखकर आपको कई बार हंसी आती होंगी। बेबीज को देखकर, क्योंकि वो बहुत क्यूट एक्शंस करते हैं या फिर क्यूट चीज़ें करते हैं, बिकॉज दे क्यूटली हंसते हैं। दे लाफ एंड डू क्यूट एक्शंस। कई बार एनिमल्स को देखकर भी हमें हंसी आती है, जब वो फनी वे में एक्ट करते हैं या फिर हमें मिमिक करते हैं। एनिमल्स को देखकर, कोई आपका पेट डॉग है, पेट कैट है, या फिर किसी दूसरे एनिमल को आपने देखा है, कई बार उनको देखकर भी हमें हंसी आती है, बिकॉज दे एक्ट इन अ फनी वे, क्योंकि वो कई बार फनी वे में एक्ट करते हैं। इसके अलावा आपको स्टैंड अप कॉमेडियंस को देखकर हंसी आती होगी, क्योंकि वो बहुत फनी स्टोरीज या फिर जोक्स सुनाते हैं। स्टैंड अप कॉमेडियंस, ओके, बिकॉज दे टेल जोक्स। ओके, इनके अलावा कोई और ऐसा पर्सन है या फिर कोई ऐसी चीज़ है जिनको देखकर आपको हंसी आती है, जो आपको हंसाते हैं, वो भी आप लिख सकते हैं। कुछ एक हमने लिख दिया है, बेबीज, कार्टून्स, जोकर, फ्रेंड्स, स्टैंड अप कॉमेडियंस एंड एनिमल्स। नेक्स्ट, चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। लेट अस रीड। सो वन डे अ फनी काइंड ऑफ मैन केम वॉकिंग डाउन दिस स्ट्रीट. He wore a shoe upon his head and hats upon his feet. एक दिन एक फनी काइंड ऑफ मैन, एक आदमी जो फनी दिख रहा था, जिसको देखकर हंसी आती हो, अजीब दिखने वाला आदमी आता है वॉक करते हुए, चलते हुए डाउन दिस स्ट्रीट, इस सड़क पर। He wore a shoe upon his head, उसने एक शू पहना हुआ था अपने सिर पर, and hats upon his feet, और अपने पैरों में हैट्स पहनी हुई थी। हम हैट्स को सिर पर पहनते हैं, शूज़ को पैरों में पहनते हैं। उसने उल्टा किया था, सिर पर एक शू पहना था और पैरों में हैट्स पहनी थी। He raised the shoe and smiled at me. His manners were polite, but never had I seen before such a funny sounding sight. He raised his shoe, उसने अपने शू को ऊपर उठाया, and smiled at me, मेरी तरफ स्माइल किया। जैसे जो जब हम हैट्स पहनते हैं सिर के ऊपर तो उसे ऊपर उठाते हैं, वो एक तरह से रिस्पेक्ट का साइन होता है।
तो वैसे ही उसने अपने शू को ऊपर उठाया और स्माइल करता है, मुस्कुराता है मेरी तरफ। हिज मैनर्स वर पोलाइट, उसके जो मैनर्स थे, बिहेवियर था, वो बहुत पोलाइट था, बहुत रिस्पेक्टफुल था, जेंटल था। बट नेवर हैड आई सीन बिफोर, लेकिन इससे पहले मैंने कभी नहीं देखी सच अ फनी साउंडिंग साइट। साइट मतलब होता है एक सीन, दृश्य, लेकिन इतना फनी सीन मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा था। हालांकि वो बहुत रिस्पेक्टफुल था, शू पर उठा के उसने मेरी तरफ स्माइल किया, लेकिन ऐसा फनी सीन मैंने कभी नहीं देखा। ही सेड, वो कहता है, अलाउ मी टू प्रेजेंट योर हाइनेस विद अ रोज, एंड टेकिंग आउट अ करंट बन ही हेल्ड इट टू माई नोज। वो कहता है कि प्लीज मुझे अलाउ करिए, योर हाइनेस, महाराज या महारानी के लिए हम यूज करते हैं, विद अ रोज, मुझे अलाउ करिए कि मैं आपको एक रोज प्रेजेंट कर सकूं, एक गुलाब दे सकूं भेंट में। एंड टेकिंग आउट अ करंट बन, करंट हम बोलते हैं एक तरह की रेजिन्स होती हैं, किशमिश जिनके अंदर सीड्स नहीं होते, वो देखो इस तरह के एक बन होता है जिसके ऊपर वो रेजिन्स लगी होती है, ड्राइड रेजिन्स। सी, ये है एक करंट बन, ये करंट है उसके ऊपर, करंट्स, ओके। तो लेकिन उसने क्या किया, उसने कहा कि ये पोएट कौन है इसकी, नेटाली जॉन, ओके, फीमेल है। तो वो कहता है कि महारानी कृपया मुझे अलाउ करे कि मैं आपको एक रोज प्रेजेंट कर सकूं। और रोज की बजाय क्या उसने किया, उसने एक करंट बन निकाला और उसको मेरे नाक के पास ले आया। क्योंकि वो सभी काम उल्टे ही कर रहा है, तो ऑब्वियसली रोज कहकर रोज तो नहीं देगा। आई स्टैगर्ड बैक अगेंस्ट द वॉल एंड देन आई आंसर्ड, वेल आई नेवर सॉ सच अ रोज विद अ फनी लुकिंग स्मेल। स्टैगर करना मतलब होता है अनस्टेडी हो जाना, एकदम से लड़खड़ाना। तो मैं लड़खड़ाई, अगेंस्ट द वॉल, दीवार से टकरा गई, एंड देन आई आंसर्ड, और फिर मैंने कहा, खैर मैंने कभी भी इतना फनी लुकिंग स्मेल वाला रोज नहीं देखा। उसने ये नहीं कहा कि ये तो रोज नहीं है, उसने कहा कि ऐसी फनी लुकिंग स्मेल जिसकी हो, इतनी अजीब सी स्मेल जिससे आती हो, जो बन से आ रही थी, ऐसा रोज मैंने पहले कभी नहीं देखा। He then began to sing a song and sat down on the ground. You never heard in all your life such a funny feeling sound. फिर उसने गाना गाना शुरू कर दिया, and sat down on the ground, और वो नीचे जमीन पर बैठ गया। You never heard in your life, आपने अपनी लाइफ में, जीवन में इतनी फनी फीलिंग साउंड, इतनी अजीब सी, इतनी फनी आवाज पहले कभी नहीं सुनी होगी। My friend, why do you wear two hats upon your feet? I said. He turned the other way about and hopped home on his head. तो मैंने कहा, दोस्त तुमने ये दो जो हैट्स हैं इनको अपने पैरों पर क्यों पहना है? He turned the other way about, वो घूम जाता है। He hopped home on his head, और अपने सिर के बल कूदता हुआ, हॉप करता हुआ अपने घर चला गया। ओके, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। एक दिन एक फनी काइंड ऑफ मैन, एक अजीब सा दिखने वाला आदमी सड़क पर चलता हुआ आता है। उसने शू अपने सिर पर पहना हुआ और दो हैट्स अपने पैरों पर। उसने अपने शू को रेज किया और मेरी तरफ स्माइल किया। उसके मैनर्स तो बहुत पोलाइट थे, लेकिन मैंने कभी भी इतना फनी सीन इससे पहले कभी नहीं देखा था। वो मुझे कहता है कि प्लीज़ योर हाइनेस, मुझे अलाउ करिए मैं आपको एक रोज़ प्रेजेंट कर सकूं। और फिर उसने करंट बन लिया और मेरे नाक के पास ले आया। मैं लड़खड़ा कर पीछे दीवार से टकराई और मैंने कहा, खैर मैंने कभी भी इतना फ़नी लुकिंग स्मेल वाला, इतना जो फ़नी दिखता हो, ऐसी जिससे स्मेल आती हो, ऐसा रोज़ कभी नहीं देखा। फिर वो गाना गाने लगा, ग्राउंड पर बैठ गया, और मैंने अपनी लाइफ में इतना फ़नी फीलिंग साउंड, ऐसी आवाज़ जिसको देखकर इतना फ़नी फील होता हो, हंसी आती हो, ऐसी आवाज़ पहले कभी नहीं सुनी थी। सुनी होगी आपने। तो मैं उससे कहती हूँ कि दोस्त तुमने ये हैट्स पैरों पर क्यों पहनी है? तो हैट्स को सिर पर पहनने की बजाय वो दूसरी तरफ घूमा और उल्टा ही हो गया। पैर उसने ऊपर कर लिए और सिर नीचे कर लिया, जैसे क्योंकि हम नीचे पैरों में शू पहनते हैं, तो उसका सिर नीचे था, शू सही था, नीचे ही था, हैट्स भी ऊपर ही थी, लेकिन स्टिल वो पैरों में ही थी। ठीक है, तो वो फिर हॉप करता हुआ सिर के बल अपने घर चला गया। ये बहुत नॉर्मल सी पोएम है। इससे पता लगता है कि कुछ चीज़ें हमें सिली लगती है, कई बार डिफरेंट लगती है, लेकिन ये सब भी ज़रूरी है लाइफ को हैप्पी बनाने के लिए, फ़नी बनाने के लिए। हमें हर छोटे जो इस तरह के फ़नी मोमेंट्स हैं उनको एंजॉय करना चाहिए। ओके, और उन लोगों के प्रति पोलाइट भी रहना चाहिए।
एक बार क्विकली रीड कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर्स भी हम इसी वीडियो में कवर कर लेंगे. So one day a funny kind of man came walking down the street. He wore a shoe upon his head and hats upon his feet. He raised his shoe and smiled at me. His manners were polite, but never had I seen before such a funny sounding sight. He said, "Allow me to present your highness with a rose," and taking out a currant bun, he held it to my nose. I staggered back against the wall and then I answered, "Well, I never saw a rose with such a funny looking smell." He then began to sing a song and sat down on the ground. You never heard in all your life such a funny feeling sound. My friend, why do you wear two hats upon your feet? I said. He turned the other way about and hopped home on his head. Okay, Natalie John इसकी पोएटेस हैं. चलिए क्वेश्चन आंसर्स पर आते हैं. Let us discuss. Work in pairs and identify the true statements. दो बच्चे साथ में काम करेंगे, इनमें से ट्रू स्टेटमेंट्स को फाइंड करना है और फिर अपने आंसर्स आप टीचर के साथ चेक करेंगे. सो द पोएट सेज दैट शी हैड नेवर हर्ड सच एन अम्यूजिंग सॉन्ग. पोएट ये कहती है कि उसने ऐसा अम्यूजिंग मतलब हंसी आने वाला, इस तरह का एंटरटेनिंग सॉन्ग पहले कभी नहीं सुना. तो कुछ ऐसा कहा है उन्होंने कि कभी भी आपने इस तरह की फनी फीलिंग साउंड नहीं सुनी होगी, ऐसी आवाज़ नहीं सुनी होगी जिसमें वो गाना गा रहा था. तो ये स्टेटमेंट ट्रू है. यहां पर आप लिखेंगे ट्रू. नेक्स्ट इज द फनी मैन वॉज क्वाइट इल मैनर्ड. फनी मैन इल मैनर्ड था, डिसरिस्पेक्टफुल था, एक तरह से असभ्य था. तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है. वो बहुत रिस्पेक्टफुल था, बहुत पोलाइट था. उसने अपने शू को ऊपर रेज किया और मेरी तरफ स्माइल भी किया, पोएट की तरफ. तो यहां पर आप लिखेंगे फॉल्स. नेक्स्ट इज द फनी मैन वोर टू हैट्स ऑन हिज फीट. फनी मैन ने दो हैट्स पहनी थी अपने पैरों पर. ट्रू स्टेटमेंट है. द फनी मैन हॉप्ड ऑन हिज हेड टू रीच होम. वो अपने सिर के बल हॉप करता हुआ जा रहा था अपने घर. ये स्टेटमेंट भी ट्रू है. देन द फनी मैन गेव अ रोज टू द पोएट. फनी मैन ने रोज नहीं दिया, हालांकि कहा उसने कि क्या मैं आपको रोज प्रेजेंट कर सकता हूं, लेकिन उसकी बजाय उसने उसके नाक के पास वो क्या लेकर गया था, करंट बन. सो ये हो गई स्टेटमेंट फॉल्स. नाउ द फनी मैन स्माइल्ड एट द पोएट. पोएट की तरफ उसने स्माइल किया था, मुस्कुराया था. ये स्टेटमेंट ट्रू है. आइडेंटिफाई द वर्ड्स फ्रॉम द पोएम बेस्ड ऑन द मीनिंग्स गिवन. नीचे जो मीनिंग्स गिवन है इनके बेसिस पर आपको पोएम से वर्ड्स चूज करने हैं. कुछ दिए भी हैं, कुछ अल्फ़ाबेट्स उसके. फिर आंसर्स आप क्लासमेट्स और टीचर के साथ शेयर करेंगे. अ स्मॉल सीडलेस रेजिन. एक छोटी सी जिसमें सीड नहीं होता है, इस तरह की रेजिन, किशमिश को हम करंट कहते हैं. CURRANT होता है, ENT नहीं, वो वाला करंट नहीं. मूव अनस्टेडली. अनस्टेडली मूव करना, लड़खड़ाते हुए चलना, उसको कहते हैं स्टागर्ड. STAGGERED. स्टागर्ड. नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद अ रीजन. रीजन के साथ सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं. द टोन ऑफ द पोएम इज. पोएम की टोन कैसी है? फनी टोन है, ह्यूमरस टोन है. ह्यूमरस मतलब जिसको सुन के आपको हंसी आती हो. एंटरटेनिंग है, ह्यूमरस. बिकॉज, अब ह्यूमरस टोन क्यों कहा हमने? क्योंकि इसमें एक फनी मैन है, एक मैन है जो थोड़ा स्ट्रेंज, अजीब तरह से और फनी वे में बिहेव करता है. बिकॉज द मैन, क्योंकि इसमें जो मैन है, ही बिहेव्स इन अ वेरी फनी वे. ओके. नेक्स्ट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज ब्लैंक. अब पोएम की राइम स्कीम देखते हैं क्या है. राइम स्कीम कैसे डिसाइड करते हैं ये हम पहले भी देख चुके हैं और ऐसा एक क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है. तो जो फर्स्ट लाइन है उसका लास्ट वर्ड देखिए मैन, नाम दे दीजिए ए. अब जो भी मैन से राइम करेगा वो उसको भी हम ए ही कहेंगे. नहीं करेगा तो नेक्स्ट अल्फाबेट उसको देंगे. स्ट्रीट नहीं करता है, बी. हेड, सी. फीट, स्ट्रीट और फीट राइम करते हैं तो ये भी हो जाएगा बी. एक बार नेक्स्ट में देख लेते हैं. मी, पोलाइट कोई राइम नहीं करता है. बिफोर एंड साइड, पोलाइट और साइड राइम करते हैं तो बी. तो राइम स्कीम है ABCB. ABCB. नाउ एंड इट गिव्स अ ब्लैंक क्वालिटी टू द पोएम. इससे पोएम को क्या क्वालिटी मिलती है? एक म्यूजिकल क्वालिटी आप कह सकते हैं. इट गिव्स अ म्यूजिकल क्वालिटी टू द पोएम. राइम स्कीम का यही होता है, लास्ट में जो वर्ड्स हैं वो राइम करे ताकि एक तरह से एक म्यूजिकल क्वालिटी उसमें आ सके. एनीवेज नेक्स्ट,
द पोएट हैज़ फ्रीक्वेंटली रिपीटेड द वर्ड फनी इन ऑर्डर टू, पोएट ने बहुत बार फनी वर्ड को रिपीट किया है जिससे कि जो पोएम है वो और ज़्यादा अम्यूजिंग लगे और उस मैन के जो कुछ स्ट्रेंज या अनयूजुअल बिहेवियर है उसको पोएट हाईलाइट कर सके। तो हम लिखेंगे बार बार उन्होंने फनी वर्ड यूज़ किया है इन ऑर्डर टू हाईलाइट, हाईलाइट करने के लिए द स्ट्रेंज बिहेवियर, शॉर्ट में लिखते हैं, ऑफ द मैन, मैन के स्ट्रेंज बिहेवियर को हाईलाइट करने के लिए। ओके, नेक्स्ट, नाउ चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन इन द ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स में ऑप्शंस गिवन है उससे करेक्ट ऑप्शंस को चूज करना है। सो द पोएट यूजेस विविड इमेजरी टू क्रिएट अ ब्लैंक, विविड इमेजरी, इमेजरी मतलब ताकि आप इमेजिन कर सके, इस तरह के वर्ड्स यूज किए हैं पोएट ने। जब आप पोएम को पढ़ेंगे तो एक तरह से एक इमेज आ जाएगी उस फनी मैन की आपके माइंड में, एक क्लियर और स्ट्रॉन्ग कुछ डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स उन्होंने यूज किए हैं। क्या क्रिएट करने के लिए, कैसा सीन क्रिएट करने के लिए? ह्यूमरस एंड नॉनसेंसिकल, जो हंसाए आपको, थोड़ा सा नॉनसेंसिकल हो, या फिर कंफ्यूज करे और थॉट प्रोवोकिंग हो, आप सोचने पर मजबूर हो जाए। तो सीन जो है इसमें विविड इमेजरी को उन्होंने यूज किया है सीन को ह्यूमरस और नॉनसेंसिकल बनाने के लिए। नॉनसेंसिकली हरकतें हैं उसकी, ह्यूमरस जिससे हमें हंसी आती है। तो इसमें ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, द स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम इज इन विच फॉर्म, मोनोलॉग और डायलॉग? डायलॉग तब होते अगर फनी मैन भी कुछ कहता, उसके भी डायलॉग्स यहाँ पर होते। इसमें मोनोलॉग है क्योंकि पोएट ही है जो बोल रही है, उसके फनी मैन को, एक्शंस को डिस्क्राइब कर रही है। इसमें कोई भी कॉन्वर्जेशन नहीं है पोएट और फनी मैन के बीच में। तो ये इसमें जो फॉर्म है, पोएम का स्ट्रक्चर है, वो मोनोलॉग फॉर्म में है। ये ब्लैंक्स में आप फिल कर देंगे। द फ्रेजेस साउंडिंग साइट एंड हॉप्ड होम आर एग्जाम्पल्स ऑफ, साउंडिंग साइट, हॉप्ड होम किसके एग्जाम्पल्स हैं? एलिट्रेशन के या फिर सिमिली के। सिमिली में कुछ इस तरह के वर्ड्स यूज होते हैं जब लाइक लिखा हो, एज लिखा हो, जहां पर हम चीज़ों को कंपेयर करते हैं, उसमें सिमिली होता है। एलिट्रेशन में जो फर्स्ट लेटर होता है वर्ड्स का वो सेम होता है। तो आप देखेंगे साउंडिंग साइट में एस एस सेम है, हॉप्ड होम में एच एच सेम है। तो यहाँ पर है एलिट्रेशन। ओके, नेक्स्ट, नाउ रीराइट द फॉलोइंग लाइन फ्रॉम द पोएम इन करेक्ट ऑर्डर। ये पोएम से कुछ लाइन गिवन है, इनको आपको सही ऑर्डर में लिखना है। बट नेवर हैड आई सीन बिफोर सच अ फनी साउंडिंग साइट, लेकिन इससे पहले मैंने कभी भी इस तरह की फनी साउंडिंग साइट नहीं देखी थी। कई बार जो पोएट्स होते हैं वो वर्ड्स के ऑर्डर को चेंज कर देते हैं, आगे पीछे कर देते हैं, जिससे कि एक रिदम बनी रहे, क्योंकि हमें वहाँ पर राइम्स भी बनानी है। तो राइम साइट के साथ ही बन रही थी, तो इसलिए वो साइट को बाद में ले आए। होना क्या था? बट आई हैड नेवर सीन सच अ फनी साउंडिंग साइट बिफोर, ये करेक्ट ऑर्डर था। बट आई हैड नेवर सीन, वर्ड्स को आगे पीछे कर दिया उन्होंने, सच अ फनी साउंडिंग साइट बिफोर। ओके, ऐसे लिखते तो वो तो एक तरह से पैराग्राफ फॉर्म में ही हो जाता, स्टोरी फॉर्म में। पोएम के लिए हम वर्ड्स को आगे पीछे कर सकते हैं। नाउ व्हाई हैज द पोएट यूज्ड फ्रेजेस लाइक फनी साउंडिंग साइट एंड फनी फीलिंग साउंड विद रेफरेंस टू द फनी मैन? फनी मैन के रेफरेंस में पोएट ने कुछ वर्ड्स यूज किए हैं, फ्रेजेस यूज की है, जैसे फनी साउंडिंग साइट। साइट मतलब होता है सीन, साउंडिंग मतलब जैसा वो साउंड करता है। अब सीन को तो आप देखते हैं, उसको साउंड तो नहीं होती उसकी, तो ये क्यों कहा है पोएट ने? फनी साउंडिंग साइट, ऐसी साइट, ऐसा सीन जो फनी साउंड करता है, या फिर फनी फीलिंग साउंड, ऐसी साउंड जो फनी फील होती है। साउंड फील नहीं होती, उसको तो हम सुनते हैं। तो इस तरह के फ्रेजेस उन्होंने यूज किए हैं ताकि जो एक तरह से एक नॉनसेंसिकल इफेक्ट आए पोएम में, क्योंकि इन वर्ड्स का कोई सेंस नहीं बनता है, मतलब एग्जैक्ट कोई रियल सेंस नहीं है। वैसे तो सेंस हम निकाल सकते हैं, फनी साउंडिंग साइट है या फिर फनी फीलिंग साउंड है, ऐसी साउंड जिसको सुनकर फनी फील होता हो। तो इस तरह के वर्ड्स पोएट ने यूज किए हैं जिनको, जो एक तरह से जिनका सेंस थोड़ा सा मिक्सड अप है साइट का साउंड के साथ। साउंडिंग एंड साइट कोई एक तरह से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। ये पोएम में और ज़्यादा एक तरह से ह्यूमर ऐड करता है, उसे और ज़्यादा ह्यूमरस बनाता है। इसीलिए उन्होंने फनी मैन के रिस्पेक्ट में
फनी मैन के रेफरेंस में, क्योंकि फनी मैन भी बिल्कुल वैसा ही था, नॉनसेंसिकल था, थोड़ा सा अजीब हरकतें करता था, तो पोएट ने भी उसी तरह के वर्ड्स यूज किए हैं फनी मैन के रेफरेंस में। तो आप लिखेंगे द पोएट यूज्ड phrases like funny sounding sight and funny feeling sound with reference to the funny man to highlight, उसने इस तरह के वर्ड्स यूज किए हाईलाइट करने के लिए the unusual and nonsensical nature of the funny man, ताकि हमें पता लगे कि फनी मैन का जो बिहेवियर था बहुत ही अनयूजुअल, बहुत ही नॉनसेंसिकल था। तो ऐसे ही फ्रेजेस हैं। कैन यू थिंक ऑफ एनी रियल वर्ल्ड सिचुएशन, क्या कोई रियल वर्ल्ड में कोई सिचुएशन आप सोच सकते हैं वेयर पीपल डू सिमिलर थिंग्स फॉर फन, एंटरटेनमेंट और परफॉर्मेंस, जहाँ पर लोग इसी तरह की कुछ अनयूजुअल चीज़ें करते हैं, ऑड चीज़ें करते हैं लोगों को एंटरटेन करने के लिए, अपनी परफॉर्मेंस के लिए या फिर फन क्रिएट करने के लिए। जैसे कि कॉमेडी शोज़ में आप देखते हैं स्टेज परफॉर्मेंस जो करते हैं लोग, कई बार अजीब कपड़े पहनकर आते हैं जिससे लोगों को हंसी आए, या फिर स्ट्रीट परफॉर्मर्स भी कई बार थोड़े फनी एक्ट्स करते हैं, और एक जोकर्स फनी एक्ट करते हैं, इस तरह के थोड़े से अनयूजुअल नॉनसेंसिकल एक्ट्स करते हैं लोगों को हंसाने के लिए, एंटरटेन करने के लिए। देन सर्कस में जो क्लाउन्स होते हैं, जोकर्स होते हैं, वो इस तरह के एक्ट्स करते हैं, क्लाउन्स इन अ सर्कस एंड people in comedy shows, people कॉमेडी शोज कई बार आप देखते हैं तो उसमें ऐसी ही बातें करते हैं जिनकी कई बार कोई सेंस नहीं होती, लेकिन उससे हमें हंसी आती है। ठीक है, फिर कुछ फैंसी ड्रेस कंपटीशन में बच्चे उल्टे सीधे कपड़े पहन के आ जाते हैं, एक तरह से एक फन क्रिएट करने के लिए, लोगों को एंटरटेन करने के लिए। फैंसी ड्रेस कंपटीशन कई बार आपने देखा होगा, न्यूज़पेपर बनने के लिए वो पूरा न्यूज़पेपर की ही ड्रेस पहनकर आ जाते हैं। ठीक है, कंपटीशन, स्ट्रीट परफॉर्मर्स, माइम आर्टिस्ट जो होते हैं वो भी कई बार इस तरह की चीज़ें करते हैं। इसके अलावा कुछ और भी आप लिख सकते हैं। नाउ लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। कुछ एक्सट्रैक्ट्स आपको गिवन है पोएम से, उनको रीड करना है, फिर क्वेश्चंस को आंसर करना है। सो ही सेड, अलाउ मी टू प्रेजेंट योर हाइनेस विद अ रोज एंड टेकिंग आउट अ करंट बन ही हेल्ड इट टू माई नोज। उसने कहा, योर हाइनेस, महारानी, क्या मैं आपको एक रोज प्रेजेंट करूं? और फिर वो एक करंट बन लेकर आया और उसने एक करंट बन को मेरे नोज के पास लेकर आया। आई स्टैगर्ड बैक अगेंस्ट द वॉल, मैं लड़खड़ाई, दीवार से टकरा गई। एंड देन आई आंसर्ड वेल, फिर मैंने कहा खैर। नाउ व्हाई डज द फनी मैन एड्रेस द पोएट एज योर हाइनेस? फनी मैन ने पोएट को एज योर हाइनेस, महारानी, इस तरह से क्यों एड्रेस किया? वो एक तरह से प्रिटेंड कर रहा था कि जो पोएट है वो कोई क्वीन है, क्योंकि वो फीमेल है इसीलिए, और उनके प्रति वो पोलाइट होना चाह रहा था, क्योंकि पहले भी हमने देखा वो पोलाइटली स्माइल भी करता है, अपनी हार्ट को रेज भी करता है। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए कहने का मतलब है जो फनी मैन था वो फनी था, अजीब हरकतें कर रहा था, लेकिन स्टिल रेस्पेक्टफुल था। सिंपल आप ये भी लिख सकते हैं, द फनी मैन एड्रेसेस, फनी मैन एड्रेस करता है द पोएट एज योर हाइनेस, पोएट को एज योर हाइनेस, टू बी पोलाइट एंड, एक तरह से प्लेफुल भी आप लिख सकते हैं, टू बी पोलाइट एंड प्लेफुल। उन्हें पता है कि वो कोई महारानी है नहीं, लेकिन वो एक तरह से हंसी मजाक के तौर पर उनको योर हाइनेस कहता है, प्लेफुल वे में। चूज अ फ्रेज फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच इंडिकेट्स अ पोलाइट रिक्वेस्ट। कौन सी एक फ्रेज है जो इस एक्सट्रैक्ट में है जिससे पता लगता है कि वो एक पोलाइट रिक्वेस्ट थी? अलाउ मी टू प्रेजेंट, कृपया मुझे अलाउ करें कि मैं आपको प्रेजेंट कर सकूं। इससे, इस फ्रेज से पता लगता है कि वो एक पोलाइट रिक्वेस्ट थी, पहले उसने पूछा। आंसर नंबर 2। चूज द ऑप्शन विच शोज अ करंट बन। इसमें करंट बन कहाँ पर शो किया गया है? आई थिंक इसमें करंट्स तो नहीं दिख रहे हैं। इसमें आप देखेंगे हालांकि क्रीम है, ऊपर चेरी है, लेकिन ये करंट बन है। कैसे पता? ये देखिए बहुत सारे करंट्स हैं यहाँ पर। इस तरह अलग से उसमें जो रेजिन्स हैं, ड्राइड रेजिन्स होती हैं, वो ऐसे दिखती हैं। ओके, तो इमेज 2 में ये करंट बन है। नेक्स्ट, कंप्लीट द सेंटेंस विद एन अप्रोप्रिएट रीजन। एक सही रीजन से इसको कंप्लीट करना है। सो विद द, व्हेन द पोएट सेज, जब पोएट कहती हैं, वेल
इट एक्सप्रेसेस सरप्राइज, तो वो एक तरह से सरप्राइज को एक्सप्रेस करता है कि वो एकदम से शॉक हो गई, हैरान हो गई। दिस वॉज सो बिकॉज, ऐसा क्यों? क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि फनी मैन एक रोज को प्रेजेंट करेगा, जैसा कि उसने कहा था कि प्लीज मुझे अलाउ करे, आपको मैं एक रोज प्रेजेंट कर सकूं, लेकिन प्रेजेंट किया उसने करंट बन। तो वो एकदम से इसलिए सरप्राइज थी, बिकॉज शी वॉज एक्सपेक्टिंग, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रही थी, उम्मीद कर रही थी, द फनी मैन टू प्रेजेंट अ रोज, एक रोज प्रेजेंट करने की के लिए वो एक्सपेक्ट कर रही थी, ऐसा नहीं हुआ, इसलिए वो सरप्राइज्ड हो गई। अच्छा एक और एक्सट्रैक्ट है, यू नेवर हर्ड इन ऑल योर लाइफ सच अ फनी फीलिंग साउंड, ऐसी फनी फीलिंग साउंड आपने कभी नहीं सुनी होगी। माई फ्रेंड वाई डू यू वेयर 2 hats अपॉन योर फीट, आई सेड, मैंने कहा दोस्त तुम 2 hats क्यों पहनते हो अपने पैरों पर। ही टर्न द अदर वे अबाउट, वो पीछे की तरफ घूमा, एंड हॉप्ड होम ऑन हिज हेड, और सिर के बल हॉप करता हुआ अपने घर चला गया। नाउ चूज द लाइन फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच टेल्स अस दैट द साउंड वॉज यूनिक, किस लाइन से पता लगता है कि वो साउंड बहुत ही यूनिक थी, अलग थी सबसे। इससे पता लगता है यू नेवर हर्ड ऑल योर लाइफ सच अ फनी फीलिंग साउंड, आपने कभी भी अपनी लाइफ में इतनी फनी फीलिंग साउंड नहीं सुनी होगी, मतलब कि वो साउंड बहुत यूनिक थी, सबसे अलग थी। यूनिक मतलब सबसे अलग, ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा पूरा। नाउ कंप्लीट द सेंटेंस विद एन अप्रोप्रिएट रीजन। द पोएट कॉल्स द फनी मैन माई फ्रेंड बिकॉज, पोएट ने फनी मैन को माई फ्रेंड कहा क्योंकि जो फनी मैन था उसने पोएट को एक तरह से फ्रेंडली वे में रेस्पेक्टफुली ट्रीट किया, बिल्कुल वैसे ही वो भी उसको ट्रीट करना चाहती थी एक फ्रेंडली वे में। सो ऐसा उसने इसलिए कहा बिकॉज ही स्पीक्स टू हर पोलाइटली, क्योंकि उसने पोएट से बहुत पोलाइटली बात की थी, एंड शी वॉन्टेड टू ट्रीट हिम, या फिर ये बहुत लेंदी हो जाएगा आंसर, इतने बड़े हम नहीं लिख रहे हैं अभी, आप लिख सकते हैं बिकॉज शी ट्रीट्स हिम, क्योंकि वो ट्रीट करती है उनको, सिंपल प्रेजेंट में लिखा गया कॉल्स, तो हम भी वैसे ही लिखेंगे बिकॉज शी ट्रीट्स हिम इन अ फ्रेंडली वे, इन अ फ्रेंडली वे, वो एक फ्रेंडली वे में उसको ट्रीट करती है। नेक्स्ट, व्हाट डज द रिएक्शन ऑफ द फनी मैन टू द पोएट्स क्वेश्चन टेल अस अबाउट, जो क्वेश्चन पूछा पोएट ने कि तुम पैरों पर क्यों पहनते हो हैट्स को, उसके रिप्लाई में वो उल्टा हो गया, उसने पैर ऊपर कर लिए, सिर नीचे कर लिया और हॉप करता हुआ घर चला गया। फनी मैन के इस रिएक्शन से हमें क्या पता लगता है? तो इससे पता लगता है कि वो उसने एक तरह से क्वेश्चन को इग्नोर कर दिया, सही नहीं किया, सिर के ऊपर हैट नहीं पहनी, पैरों पर शूज़ नहीं पहने, मतलब कि वो प्लेफुल था, बहुत सिली था और चीज़ों को बहुत सीरियसली नहीं लेता था, अपनी लाइफ को अपनी तरह से जीता था, ऐसा आप कह सकते हैं। सो आप कहेंगे द रिएक्शन ऑफ द फनी मैन टू द पोएट्स क्वेश्चंस टेल अस दैट ही इज, इधर लिखते हैं, थोड़ा सा लेंदी होगा आंसर, दैट ही इज प्लेफुल, सिली एंड डजंट टेक हिमसेल्फ सीरियसली। ओके, उसने इग्नोर किया क्वेश्चन को और कंटिन्यू रखा अपने फनी बिहेवियर को। नाउ चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। द लास्ट लाइन ऑफ द एक्सट्रैक्ट मेक्स द रीडर्स फील, एक्सट्रैक्ट की जो लास्ट लाइन है, एंड हॉप्ड होम ऑन हिज हेड, और अपने सिर के बल वो घर चला गया, ये लास्ट लाइन रीडर्स को कैसा फील कराती है? रीडर्स ये पढ़ के अम्यूज्ड फील करते हैं, एंटरटेन्ड फील करते हैं, मतलब कि वो जो पर्सन है किसी भी बात को सीरियसली नहीं लेता कि ऐसा सही है, तुमने पैरों में क्यों पहनी है, इनको तो सिर में पहनते हैं, उसके अलावा काम करने का कोई भी तरीका हो सकता है, यही सही है, ऐसा नहीं है। तो रीडर्स लास्ट लाइन को फील करके आप लिख सकते हैं एंटरटेन्ड फील करते हैं, या फिर अम्यूज्ड फील करते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, जैसा आपको फील हुआ उसी के अकॉर्डिंग आप लिखेंगे। आप लिख दे, चलो दोनों ही लिख देते हैं, अम्यूज्ड एंड एंटरटेन्ड। नेक्स्ट, अच्छा इसमें तो ऑप्शंस हैं, आंसर हमें लिखना ही नहीं था। ऑप्शंस है, ड्रीमी फील करते हैं, सपनों में खो जाते हैं कि कैसा हुआ होगा, इम्पेशेंट हो जाते हैं, उतावले हो जाते हैं, वरीड उन्हें चिंता होती है, ऐसा कुछ नहीं है, वो चेयरफुल फील करते हैं, चेयरफुल। नेक्स्ट, अभी प्रॉपर क्वेश्चन आंसर से आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस।
विच कैरेक्टर ट्रेट ऑफ द फनी मैन वॉज मोस्ट अपीलिंग टू यू एंड वाई। जो फनी मैन था उसके कैरेक्टर का कौन सा ट्रेट, कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा अपीलिंग लगी, सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव, सबसे ज़्यादा आकर्षक लगी और क्यों। तो जो भी बात आपको लगी कि एक तरह से वो प्लेफुल था या फिर पोलाइट था, ये दो मेन कैरेक्टर्स हैं उसके, या फिर खुद को ज़्यादा सीरियस नहीं लेता था, जो भी आपको सबसे ज़्यादा अपीलिंग लगा वो आप लिख देंगे और क्यों लगा फिर रीज़न भी आपको लिखना है। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि मुझे उसका कैरेक्टर प्लेफुल और पोलाइट वाला अच्छा लगा क्योंकि भले ही वो स्ट्रेंज चीज़ें कर रहा था, उसने शू पहने थे हेड के ऊपर, लेकिन स्टिल वो काइंड था। ऐसा नहीं कि लोगों को क्रूअल तरीके से ट्रीट कर रहा था, वो ऐसा सिर्फ लोगों को हंसाने के लिए कर रहा था। ओके, तो आंसर आप लिखेंगे दैट द कैरेक्टर ट्रेट ऑफ द फनी मैन दैट वॉज मोस्ट अपीलिंग टू मी। जो कैरेक्टर ट्रेट फनी मैन के सबसे ज़्यादा अपीलिंग थे मेरे लिए, सबसे ज़्यादा आकर्षक थे, वॉज हिज प्लेफुलनेस एंड पोलाइटनेस। वो जो पोलाइटनेस थी उसकी और प्लेफुल था, वो लोगों को हंसाता था, वो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। अब रीज़न भी देना है, आई लाइक दिस बिकॉज, मुझे ये इसलिए पसंद है, बिकॉज इवन दो ही डज अनयूजुअल थिंग्स, हालांकि वो अजीब चीज़ें करता था, जैसे वेयरिंग शूज़ ऑन हिज हेड, शू को अपने सिर पर पहनता था, शू, एंड इज ऑलवेज काइंड, ही इज ऑलवेज काइंड एंड चेयरफुल। स्टिल वो हमेशा काइंड था, अच्छे से ट्रीट करता था, पोलाइटली बात करता था और चेयरफुल था, खुश रहता था, विच मेक्स पीपल लाफ एंड एन्जॉय हिज कंपनी, जो कि लोगों को हंसाता था और उसकी कंपनी को वो एंजॉय करते थे। नेक्स्ट इज द फनी मैन डज अनयूजुअल थिंग्स इन द पोएम। पोएम में फनी मैन अजीब चीज़ें करता है, हाउ डज इट अफेक्ट द ओवरऑल मूड ऑफ द पोएम। ये पोएम के ओवरऑल मूड को कैसे अफेक्ट करता है। सो जो अनयूजुअल थिंग्स हैं डन बाय द फनी मैन, जो फनी मैन करता है, क्रिएट अ फनी एंड चेयरफुल मूड इन द पोएम। उससे पोएम में एक फनी मूड क्रिएट होता है, हंसी आती है लोगों को और वो चेयरफुल होते हैं, खुश होते हैं। उसके जो स्ट्रेंज एक्शंस हैं, लाइक गिविंग अ करंट बन एज अ रोज, रोज की तरह वो एक करंट बन को दे देता है, या फिर हॉपिंग ऑन हिज हेड, अपने सिर के बल हॉप करता है, मेक द पोएम लाइवली एंड एंजॉयबल फॉर द रीडर्स। रीडर्स ये देखकर, ये पढ़ के पोएम को ज़्यादा एंजॉय करते हैं और लाइवली फील करते हैं। वॉट ऑल्टरनेटिव टाइटल्स वुड यू गिव फॉर द पोएम। पोएम के लिए कौन से दूसरे टाइटल्स आप देंगे, एंड गिव रीजन्स फॉर योर चॉइस। क्यों आपने वो टाइटल्स चूज़ किए, उसके लिए आपको रीज़न भी देना है। सो ऑल्टरनेटिव टाइटल आई वुड सजेस्ट फॉर द पोएम इज, जो मैं सजेस्ट करूँगा पोएम के लिए, वो हो सकता है अ सिली मैन, एक सिली आदमी, सिली मतलब जो सिली चीज़ें करता है, अ मैन हु मेड मी लाफ, या फिर एक मैन जिसने मुझे हंसाया। अब ये टाइटल्स मैंने इसीलिए चूज़ किए, आई चोज दिस टाइटल बिकॉज दीज टाइटल्स बिकॉज द पोएम इज अबाउट अ मैन हु बिहेव्स इन अ फनी एंड अनयूजुअल वे। क्योंकि ये पोएम एक ऐसे मैन के बारे में है जो अजीब तरीके से फनी चीज़ें करता है, इसलिए सिली मैन हो सकता है। एंड हिज एक्शंस मेक द पोएट एंड द रीडर्स लाफ, और उसके एक्शन से पोएट और रीडर दोनों को उसके एक्शंस ने हंसाया, इसीलिए भी अ मैन हु मेड मी लाफ ये टाइटल हो सकता है। नेक्स्ट इज वाई डू यू थिंक द पोएट हैज़ इंक्लूडेड डायलॉग इन द पोएम। पोएम में डायलॉग, ये क्वेश्चन तो पहले था, हमने मोनोलॉग लिखा था। ओके, एक मिस्टेक हमने की है, पहले देखिए, लास्ट में एक डायलॉग भी है जब पोएट ने कहा कि तुमने पैरों पर हैट्स क्यों पहनी है, लेकिन डायलॉग इसमें अलाउ मी टू प्रेजेंट योर हाइनेस विद अ रोज, यस डायलॉग है बिल्कुल, इसमें तो बहुत सारे डायलॉग्स हैं, इवन फनी मैन के भी है, फिर यहाँ पर ये जो पोएट है उसके भी है। तो यहाँ पर एक आंसर हम चेंज करते हैं। क्वेश्चन था कि इसमें मोनोलॉग नहीं है, ये डायलॉग फॉर्म है, इस क्वेश्चन को आप चेंज कर लीजिए प्लीज, डायलॉग फॉर्म है। सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, कि पोएट ने जो पोएम है उसको डायलॉग्स क्यों इंक्लूड किए हैं उसमें। सो पोएट ने डायलॉग्स इंक्लूड किए पोएम में टू मेक इट लाइवलियर एंड मोर इंटरेस्टिंग, पोएम और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बने और एक तरह से फुल ऑफ लाइफ हो, रियल आपको लगे, इसलिए डायलॉग्स को इंक्लूड किया गया है। बाय शोइंग द कॉन्वर्जेशन बिटवीन द पोएट एंड द फनी मैन और पोएट के बीच में जो कॉन्वर्जेशन शो की है पोएट ने, द रीडर्स कैन बेटर इमेजिन द सीन एंड एंजॉय द ह्यूमरस मोमेंट्स। उससे जो रीडर्स हैं, पढ़ने वाले हैं, वो और अच्छे से उन सीन को इमेजिन कर सकते हैं और जो ह्यूमरस मोमेंट्स हैं, जो मोमेंट्स हमें हंसाते हैं, उनको और अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं।
नेक्स्ट इज व्हाट डज द पोएट विश टू कन्वे बाय हाईलाइटिंग द अनयूजुअल बिहेवियर ऑफ द फनी मैन। फनी मैन के अनयूजुअल बिहेवियर को हाईलाइट करके पोएट क्या मैसेज कन्वे करना चाहता है, क्यों ये पोएम लिखी गई है। सो द पोएट विश टू कन्वे दैट, पोएट ये कहना चाहता है दैट फनी एंड अनयूजुअल बिहेवियर कैन ब्रिंग जॉय एंड लाफ्टर। कोई अगर आप किसी को देखते हैं फनी बिहेव कर रहा है, थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा है, तो वो एक तरह से उसमें वो हमारी लाइफ में लाफ्टर लेकर आता है, जॉय खुशी लेकर आता है। बाय हाईलाइटिंग द फनी मैन स्ट्रेंज एक्शंस, फनी मैन के स्ट्रेंज एक्शंस को हाईलाइट करके द पोएट टीचेज अस टू एंजॉय स्मॉल अम्यूजिंग मोमेंट्स। पोएट हमें कहना चाहती है कि छोटे छोटे जो आपकी लाइफ के मोमेंट्स होते हैं, अम्यूजिंग है, जिनसे आपको हंसी आती है, उनको एंजॉय करिए। एंड टू अप्रिशिएट प्लेफुल बिहेवियर विदाउट बीइंग टू सीरियस, बहुत सीरियस नहीं होना है, जो प्लेफुल बिहेवियर है लोगों के उनको अप्रिशिएट करना है। ओके, एक बार क्वेश्चन आंसर्स फिर से देख लेते हैं। फनी मैन का वो कैरेक्टर ट्रेट जो मुझे सबसे ज़्यादा अपीलिंग लगा वो है उसकी प्लेफुलनेस, उसके जो एक तरह से लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस ना लेने का उसका एक कैरेक्टर है, या फिर फन करने का एक कैरेक्टर है, वो मुझे ज़्यादा पसंद आया। प्लेफुल मतलब प्लेफुल रहना, बहुत सीरियस ना होना। एंड पोलाइटनेस, और जो वो पोलाइट है लोगों के प्रति वो भी ज़रूरी है। कई बार हम दूसरे को हर्ट करते हैं, रिस्पेक्ट नहीं देते, इस तरह से प्लेफुल नहीं होना है, रिस्पेक्ट भी करनी है, प्लेफुल भी रहना है। ये मुझे सबसे ज़्यादा अपीलिंग लगा। अब ये क्यों? क्योंकि इससे वो अनयूजुअल चीज़ें करता है, जैसे कि शू सर पे पहनता है, और लेकिन फिर भी वो काइंड है, दयालु है, चेयरफुल है, हंसता है, हंसाता है लोगों को, जिससे लोग हंसे और उसकी कंपनी को एंजॉय करें। फिर फनी मैन अनयूजुअल चीज़ें करता है, इससे पोएम का ओवरऑल मूड कैसे अफेक्ट हुआ? तो पोएम और ज़्यादा फनी और चेयरफुल मूड सेट करता है वो पोएम का। आपको फनी लगती है पोएम, हंसी आती है, आप खुश होते हैं, चेयरफुल रहते हैं पोएम को पढ़ते हुए, कोई सीरियस पोएम नहीं है ये। तो उसके जो स्ट्रेंज अजीब एक्शंस हैं, जैसे करंट बन देना, आज रोज़ रोज़ कहकर करंट बन दे देना पोएट को, या सिर के ऊपर हॉप करते हुए कूदते हुए जाना, उससे पोएम और ज़्यादा लाइवली, फुल ऑफ लाइफ बनती है और रीडर्स उसको एंजॉय करते हैं। फिर दूसरे टाइटल जो हम देना चाहेंगे, सिली मैन आप दे सकते हैं। सिली मैन क्यों? क्योंकि इसमें एक मैन है जो फनी और अनयूजुअल बिहेव करता है। आप इतना ही आंसर लिखिए, एक ही टाइटल आपको सजेस्ट करना है, इतना। या फिर आप लिखेंगे कि मैं इसको टाइटल दूंगा द मैन हु मेड मी लाफ, एक आदमी जिसने मुझे हंसाया, बिकॉज हिज एक्शंस मेक पीपल पोएट एंड रीडर्स लाफ, क्योंकि उसके एक्शंस ने पोएट और रीडर्स को हंसाया है। ठीक है, इसका रीज़न ये है, सिली मैन टाइटल का रीज़न ये है। नाउ व्हाई डू यू थिंक, आपको क्यों लगता है कि पोएम में जो पोएट है उसने डायलॉग्स क्यों लिखे हैं? कुछ सिली मैन ने कुछ बातें कही, कुछ पोएट ने कही, तो डायलॉग्स इंक्लूड किए गए हैं ताकि और ज़्यादा लाइवलियर हो जाए पोएम, और ज़्यादा लाइवली लगे आपको, फुल ऑफ लाइफ हो, आपको रियल लगे वो, और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाए। अगर 1 मार्क में क्वेश्चन आता है, शॉर्ट में आपको लिखना है, तो इतना आंसर भी काफ़ी है। लेकिन जनरली क्वेश्चंस आपके एग्जाम में 2 to 3 मार्क्स के ही आते हैं, तो इसीलिए हमने थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर दिया है। ये कॉन्वर्जेशन को, डायलॉग्स को शो करके पोएट और फनी मैन के बीच में रीडर्स ज़्यादा बेटर इमेजिन कर पाते हैं सीन को, और जो ह्यूमरस मोमेंट्स हैं उनको अच्छे से एंजॉय कर पाते हैं। फिर है कि पोएट क्या मैसेज कन्वे करना चाहती है फनी मैन के अनयूजुअल बिहेवियर को दिखाकर। तो वो कहना चाहती है कि फनी मैन का जो अनयूजुअल बिहेवियर है वो जॉय और लाफ्टर लेकर आता है, उससे हंसी आती है, हम जॉय फील करते हैं। तो इन एक्शन से पोएट कहना चाहती है कि हमें हमारी लाइफ के छोटे अम्यूजिंग मोमेंट्स को एंजॉय करना चाहिए, लोगों के जो प्लेफुल बिहेवियर है उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, और ज़्यादा सीरियसली चीज़ों को नहीं लेना चाहिए। ओके, नेक्स्ट चलिए लेट अस लर्न। अब हम कुछ सीखते हैं। रीड द फॉलोइंग फ्रेजेस फ्रॉम द पोएम। पोएम से कुछ फ्रेजेस गिवन है। वॉकिंग डाउन, जैसे वो वॉकिंग डाउन, वॉक डाउन कर रहा था, नीचे आ रहा था स्ट्रीट से। टेकिंग आउट, टेक आउट करना, बाहर निकालना। सैट डाउन, नीचे बैठना। ये फ्रेजल वर्ब्स हैं। फ्रेजल वर्ब्स क्या होती है, कैसे बनती है? ये कॉम्बिनेशंस होती हैं एक वर्ब का विद अ प्रीपोजिशन और एडवर्ब दैट टुगेदर फंक्शन एज अ सिंगल यूनिट। इसमें एक वर्ब होगी, जैसे बैठना, निकालना, टेक आउट या वॉक करना, और साथ में एक प्रीपोजिशन हो सकती है या फिर कोई एडवर्ब हो सकती है उसके साथ, जो एज अ सिंगल यूनिट फिर काम करती है। दे ऑफन हैव मीनिंग्स दैट आर डिफरेंट फ्रॉम द इंडिविजुअल वर्ड्स। इनके जो मीनिंग है अलग अलग वर्ड्स को आप देखेंगे उनसे अलग भी होते हैं।
अगर वर्ड्स को आप अकेले यूज़ करेंगे तो अलग मीनिंग निकलेगा, साथ में यूज़ करेंगे तो कई बार फ्रेजेस के बिल्कुल ही डिफरेंट मीनिंग निकलते हैं। यहाँ पर तो वैसे सेम है, सैट मतलब बैठना, डाउन मतलब नीचे, टेक मतलब निकालना, आउट मतलब बाहर, वॉक करना, डाउन मतलब नीचे की तरफ, तो सेम ही है ऑलमोस्ट। लेकिन कई वर्ब्स ऐसी होती है जिनमें सिंगल वर्ड्स को आप देखें तो अलग मीनिंग है और फ्रेज का मीनिंग टोटली डिफरेंट होता है। द सेम वर्ब फॉलोड बाय डिफरेंट प्रोपोजिशन और वर्ड्स कन्वेज डिफरेंट मीनिंग्स। वही वर्ब जब इनमें कोई प्रीपोजिशन या एडवर्ब हम लगा देते हैं तो बिल्कुल ही अलग मीनिंग बन जाता है। अब देखिए यहाँ पर कॉलम 1 में आपको कुछ फ्रेजेस गिवन है, कॉलम 2 में उनके मीनिंग से आपको मैचिंग करनी है। ओके, 3rd to 5th आंसर लगा देते हैं तब तक। चलिए एक बार जनरली सभी फ्रेजेस के मीनिंग्स देख लेते हैं। टेक अप करना मतलब होता है कोई नया काम शुरू करना, कोई नई चीज शुरू करना। टेक आफ्टर करना मतलब एक तरह से लुक आफ्टर करना, या फिर बिल्कुल किसी दूसरे पर्सन की तरह, अच्छा वो लुक आफ्टर होता है, किसी दूसरे पर्सन की तरह बिहेव करना। जैसे फैमिली मेंबर, जैसे आप अपने फादर की तरह बिहेव करेंगे तो आप कहेंगे ही टेक्स आफ्टर हिज फादर, वो बिल्कुल अपने पापा की तरह दिखता है। देन टेक इन मतलब किसी इंफॉर्मेशन को समझना, टू अंडरस्टैंड समथिंग। देन टेक ओवर करना, किसी दूसरे पर्सन का या किसी कंपनी का कंट्रोल अपने हाथों में ले लेना। जैसे एक बिग कंपनी को टेक ओवर कर लिया है एक छोटी सी स्मॉल कंपनी ने। देन टेक ऑफ, जैसे प्लेन टेक ऑफ करता है, या फिर आप क्लोथ्स को रिमूव करते हैं उसके लिए भी टेक ऑफ यूज होता है। अभी कॉलम 2 में मीनिंग्स गिवन ही है हमें, अब इनको मैच करते हैं। सो टू अंडरस्टैंड और कॉम्प्रीहेंड समथिंग, किसी चीज को समझना या कॉम्प्रीहेंड करना, उसे हम कहते हैं टेक इन। तो ये मैचिंग आप करेंगे यहां से, टेक इन। नेक्स्ट इज टू अज्यूम कंट्रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ समथिंग, किसी चीज का कंट्रोल अपने हाथों में ले लेना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, उसको हम कहेंगे टेक ओवर करना, टेक ओवर। टू ब्रिंग टू स्टडी, प्रैक्टिस और डू समथिंग, कुछ नया करना, शुरू करना, पढ़ाई या फिर प्रैक्टिस, उसे कहेंगे टेक अप करना, किसी नई चीज की शुरुआत करना, टू टेक अप समथिंग। देन टू बिकम सक्सेसफुल और पॉपुलर क्विकली, यस, एकदम से पॉपुलर हो जाना, सक्सेसफुल हो जाना, उसको भी हम टेक ऑफ कहते हैं, टेक ऑफ। देन टू रिजेंबल और लुक सिमिलर टू, यूजुअली फैमिली मेंबर के जैसा दिखना, उनको रिजेंबल करना, टेक आफ्टर, उनकी तरह दिखना या बिहेव करना। ओके, नेक्स्ट। Now fill in the blanks with suitable phrasal verbs from the table given in 1. फर्स्ट कॉलम में जो आपको phrasal verbs given है उनसे आपको blanks fill करने हैं। You may change the tense of the verb if required. अगर ज़रूरत है तो आप उनके जो tense है उसको change कर सकते हैं। The new technology is set to blank traditional methods of the communication. Communication के जो traditional methods हैं, नई टेक्नोलॉजी उनको टेक ओवर करने वाली है, मतलब उनको टेक ओवर करके उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेने वाली है। ट्रेडिशनल मेथड जैसे कि लेटर्स लिखना, वो सब अभी कोई भी यूज़ नहीं करता है जनरली, उसको टेक ओवर कर लिया है न्यू टेक्नोलॉजी ने। सो यहाँ पर आ जाएगा टेक ओवर, इज सेट टू टेक ओवर। नाउ आई ट्राइड हार्ड टू ब्लैंक वॉट द राइटर वॉन्टेड टू से बट वॉज अनसक्सेसफुल। मैंने बहुत कोशिश की ये समझने की कि राइटर क्या कहना चाहता है, लेकिन अनसक्सेसफुल रहा। तो समझने को हम बोलते हैं टू अंडरस्टैंड, और कॉम्प्रीहेंड समथिंग को कहेंगे टेक इन। आई ट्राइड हार्ड टू टेक इन वॉट द राइटर वॉन्टेड टू से बट वॉज अनसक्सेसफुल। अर्जुन डिसाइडेड टू ब्लैंक पेंटिंग एज अ हॉबी। अर्जुन ने पेंटिंग को एज हॉबी टेकअप किया है, उसने ये एज हॉबी उसकी शुरुआत की है। सो अर्जुन डिसाइडेड टू टेक अप, एज इट इज ही लिखेंगे, कोई वर्ब में चेंजेस नहीं करेंगे, वैसे भी टू के बाद जनरली फर्स्ट फॉर्म ही आती है वर्ब की। द स्मार्टफोन क्विकली ब्लैंक द सेल्स इन द मार्केट। स्मार्टफोन की जो सेल्स हैं मार्केट में, इट क्विकली, वो जल्दी से एकदम से बहुत पॉपुलर हो गई, इट क्विकली टुक ऑफ। स्मार्टफोन्स क्विकली टुक ऑफ द सेल्स इन द मार्केट। शीला ब्लैंक हर फादर, दे हैव द सेम स्माइल। शीला क्या करती है, शी टेक्स आफ्टर हर फादर, उनको रिजेंबल करती है, उनकी तरह दिखती है। टेक्स आफ्टर, सिंपल प्रेजेंट में लिखेंगे इसको, इसलिए एस लग गया, ईएस लग गया है। टेक्स आफ्टर हर फादर, दे हैव सेम स्माइल, उनकी सेम स्माइल है। ओके, सभी के मीनिंग्स आपको पता होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। टेक ओवर करना,
न्यू टेक्नोलॉजी ने टेक ओवर कर लिया है ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कम्युनिकेशन को, मतलब उस पर अपना कंट्रोल कर लिया है अभी। मैंने कोशिश की राइटर को टेक इन करने की, मतलब समझने की। अर्जुन ने डिसाइड किया हॉबी को एज पेंटिंग टेकअप करना मतलब स्टार्ट करना। स्मार्टफोन्स ने क्विकली टेक ऑफ किया है, मार्केट में उनकी सेल्स एकदम से बढ़ गई है। शीला टेक्स आफ्टर हर फादर, टेक्स आफ्टर मतलब बिल्कुल उनके जैसा दिखना, उनको रिजेंबल करना। नाउ मैच द वर्ब इन कॉलम 1 विद द सुटेबल एडवर्ब्स और प्रीपोजिशन इन कॉलम 2। कॉलम 1 में वर्ब्स आपको गिवन है, 2 में प्रीपोजिशंस एडवर्ब्स हैं, उनसे मैच करना है, फिर उनके मीनिंग्स लिखने हैं कॉलम 3 में। राइट द मीनिंग्स इन कॉलम 3, एन एग्जाम्पल हैज बीन डन फॉर यू। मीनिंग्स तो नहीं लिखे यहाँ पर। अच्छा, लुक आफ्टर और उसके बाद टेक केयर ऑफ लिखा है। लुक आफ्टर करना, जैसे लुक लिया यहाँ से, आफ्टर लुक आफ्टर करना मतलब देखभाल करना, टू टेक केयर ऑफ समवन। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है रन। रन इनटू का मतलब होता है किसी से एकदम से मिलना, अनएक्सपेक्टेडली मिलना। रन इनटू, मीट अनएक्सपेक्टेडली, नेक्स्ट पुट ऑफ मतलब बुझाना एक तरह से, या फिर डिले करना किसी चीज को, पोस्टपोन करना। पुट ऑफ, पोस्टपोन और डिले। नेक्स्ट इज ब्रेक का होगा ब्रेक डाउन मतलब फेल होना, किसी चीज का काम करना एकदम से बंद कर देना, ब्रेक डाउन हो जाना। वैसे ब्रेक डाउन होना एकदम से रोना भी होता है इसका मतलब, लेकिन ब्रेक डाउन मीन्स स्टॉप वर्किंग। नेक्स्ट इज कॉल ऑफ मतलब कैंसिल करना, कॉल आउट करना भी होता है वैसे। कॉल ऑफ मीन्स कैंसिल। वैसे पुट अवे भी होता है, इसमें बहुत सारे मिल सकते हैं आपको। पुट अवे, ब्रेकअप भी होता है, देन रन आउट भी होता है, रन आउट ऑफ समथिंग मतलब कोई चीज़ खत्म हो गई, उसके लिए रन आउट हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर हमने एक ही किया है, एक कॉलम 1 से एक किसी भी वर्ब को लेकर एक ही एडवर्ब के साथ या प्रीपोजिशन के साथ उसको मैच करके यहाँ पर उनके मीनिंग्स लिख दिए हैं। आप चाहे तो कोई दूसरा भी लिख सकते हैं, इसमें और भी बन सकते हैं। नाउ फ्रेम द सेंटेंसेज ऑफ योर ओन यूजिंग एनी 5 फ्रेजल वर्ब्स। किन्हीं 5 को यूज़ करके, 1 2 3 4 5 ही लिखे हमने। इनसे आपको कुछ सेंटेंसेस बनाने हैं, जैसे लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना। सो रीता, गीता कुछ भी आप लिख सकते हैं। या फिर राम ने लुक आफ्टर किया अपने ब्रदर को जब उनके पेरेंट्स नहीं थे, मतलब उसकी देखभाल की, तो आप लिख सकते हैं। चलिए शी लिख देते हैं। शी विल लुक आफ्टर हर लिटिल ब्रदर, वो अपने छोटे भाई की देखभाल करेगी। लुक आफ्टर हर लिटिल ब्रदर while their parents are away, जब उनके पेरेंट्स दूर होंगे, are away। देन पुट ऑफ मतलब पोस्टपोन करना या डिले करना। सो द मीटिंग वॉज पुट ऑफ टिल टुमारो। वैसे हम कॉल ऑफ भी लिख चुके हैं, ऑफ के साथ 2 को हमने मैच कर दिया। पुट के साथ पुट अप भी आप कर सकते हैं, पुट अवे भी हो सकता है, वैसे बहुत सारे हैं। पुट अप करना मतलब कहीं पर रुकना, एक तरह से स्टे करना। फॉर एग्जाम्पल, माई अंकल पुट मी अप फॉर 2 days। मेरे अंकल ने मुझे 2 दिन के लिए अपने यहाँ पर पुट अप किया, मतलब ठहराया एक तरह से। या फिर एक जो पुट अप आप यूज़ करते हैं अपने, जैसे कि बोर्ड पर मैम बोलती है कई बार कि पुट अप कर दो बोर्ड के ऊपर, नोटिस बोर्ड के ऊपर, एक तरह से डिस्प्ले करना आप कह सकते हैं। द स्कूल पुट अप अ नोटिस ऑन द बोर्ड, ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। सो अब इसमें बहुत सारे सेंटेंसेस तो है ही, बहुत बन ही सकते हैं, उसी के साथ साथ फ्रेजेस भी बहुत बन सकती है। तो चलिए पुट ऑफ का ही लिख लेते हैं अभी। मीटिंग डिले हो गई, या फिर टेस्ट पुट ऑफ टिल टुमारो, टेस्ट कल तक के लिए डिले हो गया, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। या फिर इसको कर लेते हैं पुट अप, चेंज कर लेते हैं पुट अप, और मीनिंग लिख लेते हैं पुट अप करना मतलब डिस्प्ले करना। ओके, मीनिंग हमने सोचा है, सेंटेंस सोचा है। द स्कूल या द क्लास पुट अप अ नोटिस ऑन द, पुट अप अ हॉलीडे नोटिस या कोई भी नोटिस का नाम आप लिख सकते हैं, ऑन द बोर्ड, या फिर अ CCA नोटिस ऑन द बोर्ड। उसके बाद है ब्रेक डाउन। इसमें हमने एक छोड़ दिया रन इनटू। रन इनटू मतलब अनएक्सपेक्टेडली किसी से मिलना, जैसे बाय चांस मिलना। फॉर एग्जांपल, आई
रैन इनटू माय ओल्ड फ्रेंड एट द मार्केट। मार्केट में मैं अपने एक पुराने दोस्त से मिला अनएक्सपेक्टेडली। आई रैन इनटू माय ओल्ड फ्रेंड एट द मार्केट। उसके बाद मार्केट। नाउ ब्रेक डाउन, स्टॉप्ड वर्किंग, एकदम से काम करना बंद कर देना। फॉर एग्जाम्पल, माई बाइसिकल ब्रोक डाउन ऑन द वे टू स्कूल। मेरी बाइसिकल स्कूल के रास्ते में इट ब्रोक डाउन, उसने काम करना बंद कर दिया। या फिर एक ब्रेक डाउन जैसा हमने कहा, इमोशंस को लूज करना, उनके ऊपर कंट्रोल को लूज करना भी एक तरह से उसको ब्रेक डाउन आप कह सकते हैं। रोना स्टार्ट कर देना, बहुत अपसेट हो जाना, कोई भी सैड न्यूज़ आप सुनते हैं तब ब्रेक डाउन होता है आपका, उसके रिगार्डिंग भी आप लिख सकते हैं। ब्रेक डाउन का मतलब फिर आप लिखेंगे टू स्टार्ट क्राइंग एक तरह से। स्टॉप्ड वर्किंग, एक तो इतनी फ्रेजेस हैं, उनके मीनिंग्स भी डिफरेंट है, प्लस सेंटेंसेस तो है ही, तो इसके बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं। कोई अगर आंसर डिफरेंट भी आप लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। इसमें हम लिखेंगे माई फादर्स कार, फादर्स स्कूटर ब्रोक डाउन ऑन द वे, ऑन द वे टू स्कूल सोचा था हमने, ऑन द वे टू स्कूल। ओके, देन लास्ट इज कॉल ऑफ। कॉल ऑफ करना मतलब कैंसिल करना, जैसे दे कॉल्ड ऑफ द फुटबॉल मैच ड्यू टू रेन, बिकॉज ऑफ रेन, मैच बिकॉज ऑफ रेन। ओके, इस तरह से कोई भी 5 सेंटेंसेस आप लिख देंगे जो फ्रेजेस आपने बनाई हैं उनसे रिलेटेड। रन इनटू, पुट अप, लुक आफ्टर। ओके, नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। पोएम से ये वर्ड्स पढ़िए। वॉकिंग, वॉक करना, चलना। स्टागर्ड, स्टागर करना, लड़खड़ाना। हॉप्ड, हॉप करना मतलब उछलना, एक तरह से कूदना। नाउ द गिवन वर्ड्स डिनोट द डिफरेंट वेज ऑफ वॉकिंग। इन वर्ड्स, ये वर्ड्स हमें बताते हैं वॉकिंग के अलग अलग तरीके। अरेंज द वर्ड्स इन द बॉक्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पेस। ये वर्ड्स आपको गिवन है। स्प्रिंट, स्प्रिंट करना मतलब होता है बहुत फास्ट दौड़ना एक तरह से, लेकिन शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, थोड़ी सी दूरी पर जब आप बहुत तेज दौड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बस आपकी छूट रही है, ट्रेन छूट रही है, तो आप स्प्रिंट करते हैं टू कैच द बस। ठीक है। ट्रॉट करना मतलब होता है ये कहीं ना कहीं दौड़ने से थोड़ा सा कम, लेकिन चलने से थोड़ा तेज। जब हम एक तेजी से चलते हैं एक तरह से आप कह सकते हैं, उसको ट्रॉट करना कहते हैं। देन जॉग करना मतलब एक तरह से स्टीडी पेस पर, स्लोली रिलैक्स्ड पेस पर, सुबह जैसे आप जॉगिंग करते हैं चलते रहना उस तरह से, जैसे मॉर्निंग में पार्क में आप जॉगिंग करते हैं। अब इन्हें आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पेस में लगाना है यहाँ पर। स्टागर करना, लड़खड़ाना तो सबसे कम है, फिर वॉक करना, धीरे धीरे चलना, उसके बाद आएगा फिर ट्रॉट आएगा। फिर ट्रॉट जॉगिंग से थोड़ा कम होता है। ट्रॉट जनरली हम हॉर्सेस के लिए यूज़ करते हैं, ह्यूमंस के लिए नहीं। एक मॉडरेट पेस पर रनिंग से थोड़ा सा स्लो जब वो चलते रहते हैं उसको ट्रॉट करना कहते हैं। तो फिर आएगा ट्रॉट, ट्रॉट के बाद आएगा हॉप करना, कूदते हुए चलना, उसके बाद आएगा जॉग, जॉगिंग करना, एक तरह से फास्टर चलते हैं हम, वॉकिंग से तो फास्टर ही होता है, और उसमें स्टेडी होती है हमारी जो स्पीड है एक तरह से ट्रॉट से, लेकिन फास्टर है। फिर रन दौड़ना, और सबसे तेज होगा स्प्रिंट, तेज दौड़ना। ओके, नेक्स्ट स्टागर, वॉक, ट्रॉट, हॉप, जॉग, रन एंड स्प्रिंट। स्प्रिंट, ओ फिर से लिख देते हैं, ट्रॉट, देन जॉग एंड स्प्रिंट, स्प्रिंट लिख दिया था पहले। ओके, नेक्स्ट, नाउ लेट अस लिसन। लिसनिंग एक्टिविटी है। यू विल लिसन टू अ गर्ल नरेट अ पर्सनल इंसिडेंट। एक लड़की अपना एक पर्सनल इंसिडेंट बता रही है, वो आपको सुनना है। जब आप सुनेंगे पिक्चर सेलेक्ट करिए जो उस नरेशन से रिलेटेड है। पेज नंबर 88 पर आपको ट्रांसक्रिप्ट गिवन है, टीचर उसको रीड करेंगे आपके लिए। ओके ओके, ये है पेज नंबर 88, अ फनी मैन का ट्रांसक्रिप्ट। आप सुनेंगे इस पर्सनल इंसिडेंट को एक गर्ल के, जब आप सुन रहे हैं तो उससे रिलेटेड पिक्चर भी आपको सेलेक्ट करनी है। So hello, this is quite a funny incident. One day I was so preoccupied with preparing for my presentation. After a long day of studying at a friend's place, I finally came home, exhausted. I removed my shoes at the door and headed straight to the kitchen for some lunch.
I served myself dal chawal and ate it, still thinking about all the topics I needed to cover. Once I finished my lunch, I got up to put up my shoes away in my room and placed my plate in the kitchen. I got to put my shoes away. Okay. However, being so preoccupied, I ended up doing the opposite. I walked to my room with the plate in hand and left it on my desk, and then I took my shoes and placed them in the kitchen. As I stood there confused, I realized what I had done. I couldn't help but laugh at myself. I shook my head, recovered my shoes from the kitchen and kept the plate in the kitchen. Okay, एक फनी इंसिडेंट बताया है यहाँ पर, क्योंकि मैं बहुत काम में बिजी थी, प्रेजेंटेशन के लिए तैयारी कर रही थी, अपने फ्रेंड के प्लेस पर पढ़ाई करने के बाद मैं फाइनली घर आई, बहुत एग्जॉस्टेड थी, थक गई थी. मैंने अपने शूज़ रिमूव किए डोर पर और सीधा किचन में चली गई लंच के लिए. दाल चावल मैंने सर्व किए, खुद को उनको खाया. अभी भी मैं उन टॉपिक्स के बारे में सोच रही थी जो मुझे कवर करने हैं. जैसे मैंने अपना फिनिश किया लंच, सो मैं गई जो मेरे शूज़ हैं उनको रूम में रखने के लिए और मेरी प्लेट को किचन में रखने के लिए, क्योंकि शू मैंने डोर्स पर ही निकाल दिए थे. लेकिन क्योंकि मैं इतना बिजी थी, इतना प्री ऑक्यूपाइड थी, दिमाग में कुछ और चल रहा था, तो मैंने इसका बिल्कुल ऑपोजिट किया. मैं रूम में गई, प्लेट मैंने मेरे हाथ में थी, मैंने उसको डेस्क पर रखा एंड देन मैंने शूज़ अपने किचन में रख दिए. थोड़ी देर मैं वहाँ पर खड़ी रही कन्फ्यूज्ड स्टेट में. फिर मैंने रियलाइज़ किया मैंने क्या किया है. मैं रोक नहीं पाई खुद को और हंसने लगी. फिर मैंने अपने सिर को हिलाया और मेरे शू को किचन से हटाया और उनको प्लेट को किचन में रखा. ओके, चलिए अब इनमें से आपको पिक्चर सेलेक्ट करनी है जो नरेशन से रिलेटेड है. यहाँ पर रीडिंग तो उसने नहीं की, योगा भी उसने, लंच ज़रूर किया था, तो यहाँ पर दाल चावल खाए थे, इसको आप सर्कल कर देंगे, ये रिलेटेड है. हालांकि वो काम भी कर रही थी लेकिन वो उसने अपने फ्रेंड के घर पर किया था. यहाँ पर करेक्ट है थर्ड इमेज. नाउ यू विल वंस अगेन लिसन टू द गर्ल नरेट अ पर्सनल इंसिडेंट. फिर से एक बार सुन लीजिए. जब आप सुनेंगे तो अरेंज करिए इन इवेंट्स को इन ऑर्डर ऑफ अकरेंस, जिस ऑर्डर में वो हुए हैं. लंच, एट लंच, देन टुक ऑफ शूज़ निकाले, पुट शूज़ इन रूम में शूज़ रखे. लाफ्ड एट द मिस्टेक पर हंसी. प्लेस द प्लेट इन द रूम में प्लेट रख दी. प्रिपेयर्ड फॉर द प्रेजेंटेशन के लिए तैयारी की. पुट द प्लेट इन द किचन. तो सबसे पहले मैंने तैयारी की प्रेजेंटेशन के लिए, नंबर 1. उसके बाद मैं घर आई, टुक ऑफ शूज़ निकाले डोर पर ही. देन उसके बाद एट लंच, हाँ लंच खाया मैंने. देन प्लेस द प्लेट इन द किचन में प्लेट रख दी और शूज़ को रख दिया किचन में. उसके बाद आई लाफ्ड एट माई मिस्टेक, शू वाला नहीं दिया है तो उसको स्किप कर देंगे हम. मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ, मैं हंसी. फिर मैंने शूज़ को रूम में रखा और प्लेट को किचन में रखा. ठीक है, ये इंसिडेंट है. शूज़ को रखना, प्लेट को रखना, ये किस ऑर्डर में हुआ है या एक बार देख लेंगे, शायद से यही है करेक्ट ऑर्डर. नाउ लेट अस स्पीक. अब है स्पीकिंग की एक्टिविटी. सभी तरह की एक्टिविटीज़ हैं आपकी एक्सरसाइज में. लिसनिंग की भी है, राइटिंग की भी है, सीखने की भी है, ग्रामर से रिलेटेड भी है, स्पीकिंग की भी है, एक्सप्लोर करने की भी है. तो ऐसा नहीं सोचना है एग्जाम में तो सिर्फ राइटिंग वाली आएगी, स्पीकिंग को स्किप नहीं करना है. ये सभी इंपॉर्टेंट है आपकी ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए. तो चलिए रीड द जोक गिवन बिलो. नीचे एक जोक दिया है. अ मैन इज टॉकिंग टू गॉड. एक आदमी बात कर रहा है भगवान से. द मैन सेज, मैन कहता है, गॉड हाउ लॉन्ग अ मिलियन ईयर्स. भगवान मिलियन ईयर्स कितने होते हैं. गॉड कहता है, फॉर मी इट इज़ अबाउट अ मिनट. मेरे लिए तो 1 मिनट है बस. द मैन आस्क, हाउ अबाउट अ मिलियन रुपीज़. मिलियन रुपीज़ कितने होते हैं. गॉड स्माइल करते हैं और कहते हैं, इट्स लेस देन अ रुपी फॉर मी. मेरे लिए तो वो 1 रुपये से भी कम है. द मैन क्विकली रिक्वेस्ट, तो वो जल्दी से रिक्वेस्ट करता है, गॉड मे आई हैव अ रुपी. क्या आप मुझे 1 रुपये देंगे. गॉड प्रॉम्प्टली सेड, गॉड एकदम से कहते हैं, वेट अ मिनट. 1 मिनट रुको. 1 मिनट रुको. अच्छा ओके, 1 मिनट रुको मतलब मिलियन ईयर्स रुको. आपको यहाँ पर समझ में आया. मैन स्मार्ट समझ रहा था खुद को, उसने कंफ्यूज किया पहले और कहा कि 1 मिलियन रुपए कितने हैं. गॉड ने कहा 1 रुपये से भी कम है. तो अच्छा मुझे 1 रुपये दे दो. मतलब कहे 1 रुपया रहा है वो, लेकिन मांग कितना रहा है, मांग रहा है 1 मिलियन से भी ज़्यादा. तो लेकिन उसके पहला क्वेश्चन था कि मिलियन ईयर्स कितने होते हैं. गॉड के लिए तो वो 1 मिनट थी. तो गॉड ने कहा अच्छा 1 रुपी चाहिए, मतलब 1 मिलियन चाहिए, तो फिर मेरे लिए जो 1 मिनट है वो रुक जाओ. 1 मिनट मतलब कि मिलियन ईयर्स रुक जाओ. ओके, पेयर्स में काम करेंगे. एंड टेक टर्न्स टू टेल द जोक. इस जोक को आपको सुनाना है. याद रखिए नरेटर की जो वॉइस है, योर ऑन, आपकी खुद की वॉइस होगी. स्पीक इन अ मैटर ऑफ फैक्ट मैनर्स.
जैसा हुआ है वैसे ही आप करेंगे। मैन की जो वॉइस है चेंज करिए, थोड़ी लाउडर वॉइस रखिए उसको। स्पीक विद रिस्पेक्ट, क्योंकि गॉड से वो बातें कर रहा है तो विद रिस्पेक्ट आपको बोलना है। गॉड की जो वॉइस होगी बहुत डीप होनी चाहिए। स्पीक इन प्लेजेंट टोन, और बहुत प्लेजेंट टोन में आप बात करेंगे। जब आप बोलेंगे इसको तो वॉइस मॉड्यूलेशन आपको करना है, वॉइस चेंज करनी है एक तरह से। नरेटर आप खुद की वॉइस, मैन की वॉइस और ज़्यादा लाउडर, और गॉड की वॉइस बहुत डीप और बहुत प्लेजेंट। अब पेयर्स में आप काम करेंगे, जोक सुनाएंगे क्लास में, ठीक है। लेट अस राइट। अब राइटिंग एक्टिविटी है। लिमरिक इज अ नॉनसेंसिकल एंड फनी वर्स कंसिस्टिंग ऑफ 5 लाइन्स। लिमरिक क्या होती है? एक नॉनसेंसिकल और फनी कविता होती है जिसमें 5 लाइन्स होती हैं। स्टडी द लिमरिक गिवन बिलो, नीचे एक लिमरिक आपको गिवन है, उसको पढ़िए। एंड आइडेंटिफाई द राइम स्कीम, उसमें राइम स्कीम आपको पहचाननी है। एडवर्ड लेयर ने इसको लिखा है। देयर वॉज एन ओल्ड मैन विद अ बियर्ड हु सेड इट्स जस्ट एज आई फियर्ड, 2 owls and a hen, 4 larks and a wren have all built their nests in my beard. So, एक बार एक बूढ़ा आदमी था जिसकी बियर्ड थी, बहुत लंबी दाढ़ी थी, जो कहता है कि इट इज़ जस्ट एज आई फेयर्ड, जो मुझे डर था वही हुआ। 2 owls, 2 उल्लू, एंड अ हेन, और एक मुर्गी, 4 larks, larks ये इस तरह की बर्ड्स होती हैं, 4 larks ने, चिड़ियों ने, और एक रेन ने, ये है रेन, ये भी एक बर्ड ही है। उन सब ने मेरी बियर्ड में नेस्ट बना लिया है, घोंसला बना लिया है। कहने का मतलब है ये वही नॉनसेंसिकल एक लिमरिक है कि फन के लिए है कि उस बूढ़े आदमी की जो दाढ़ी है इतनी बड़ी और इतनी बुशी थी, एक तरह से झाड़ीदार थी, कि उन सभी को लगा कि ये कोई बुश है, झाड़ी है, और सबने उसमें घोंसला बना लिया अपना। अभी राइम स्कीम और देख लेते हैं। बियर्ड, ए दिया इसको नाम, फियर्ड, इससे राइम होता है ए, हेन बी, रेन बी, और फिर से बियर्ड हालांकि सेम है बट इसको भी ए ही नाम देंगे। तो इसमें राइम स्कीम है ए बी बी ए, ठीक है। हर लाइन अपनी नेक्स्ट लाइन के साथ राइम करती है और लास्ट में फिर से फर्स्ट लाइन के साथ राइम वाली लाइन है। नाउ रीड अनदर लिमरिक, एक और लिमरिक पढ़िए। देयर वर 2 फ्रेंड्स इन बेंगलुरु लेन्स, वन लव्ड बुक्स, द अदर फ्लू प्लेन्स, दे वुड लाफ एंड दे वुड प्ले इन देयर ओन यूनिक वे, क्रिएटिंग स्टोरीज एंड फ्लाइंग इन ड्रीम्स ट्रेन। एक बार 2 दोस्त थे जो बेंगलुरु लेन्स यानी कि बेंगलुरु में रहते थे। फिर एक को बुक्स पढ़ना पसंद था और दूसरे को प्लेन्स उड़ाना पसंद था, पेपर प्लेन्स। वो साथ में हंसते थे, खेलते थे और अपने यूनिक तरह से साथ में रहते थे, क्योंकि दोनों के डिफरेंट एक तरह से हॉबीज़ थी। अपनी स्टोरीज बनाते थे और उनकी जो सपनों की ट्रेन है उस पर ट्रैवल करते थे। ओके, इसमें तो कुछ ऐसा फनी है नहीं, बट स्टिल इसमें भी राइम स्कीम अगर हम देखें, बेंगलुरु लेन्स, लेन्स प्लेन्स ए, प्ले डिफरेंट है, बी नाम दे दिया, वे बी, और ट्रेन्स फिर से ए आ गया। रिमेंबर ऑल लिमरिक्स हैव द सेम राइम स्कीम ए बी बी ए। अब आप याद रखेंगे सभी लिमरिक्स में सेम राइम स्कीम होती है, क्योंकि 5 लाइन की पोएम होती है। तो ए पहली 2 लाइन्स के लास्ट वर्ड्स राइम करेंगे, देन बी नेक्स्ट 2 लाइन्स के लास्ट वर्ड्स राइम करेंगे, और लास्ट जो लाइन होगी उसकी राइमिंग फर्स्ट जो आपका सबसे स्टार्टिंग की लाइन है उसके साथ राइम करेगी। ओके, ए बी बी ए। नाउ फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन बिलो एंड राइट अ लिमरिक ऑफ योर ओन। सब लिमरिक कैसे लिखते हैं? सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ अ पर्सन और अ प्लेस, इंट्रोडक्शन देंगे एक पर्सन या प्लेस का, कौन था। देयर वॉज ए चाइल्ड फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से एक बच्चा था। जैसे आपको पहली जो लिमरिक्स हैं, पहले एक मैन दिया, ओल्ड मैन विद अ बियर्ड, जिसकी एक बियर्ड थी। फिर यहाँ पर दूसरी लिमरिक में फ्रेंड्स आपको इंट्रोड्यूस किए जो बेंगलुरु लेन्स में रहते थे। अब आपको बनानी है देयर वॉज ए चाइल्ड फ्रॉम दिल्ली हु। अब यहाँ पर 2 लाइन्स में एक सिली स्टोरी बनाइए, दिल्ली से राइम भी होनी चाहिए। देयर वॉज अ चाइल्ड फ्रॉम दिल्ली हु वोर अ बिग हैट ऑन हिज बेली, अ बिग हैट ऑन हिज बेली। अब नेक्स्ट जो होगा वो राइमिंग की आपको ज़रूरत नहीं है दिल्ली बेली के साथ। नेक्स्ट आप जो भी बनाएंगे वो उसका लास्ट वर्ड उस 4th लाइन के साथ राइम होना चाहिए। ही डांस्ड ऑन द चेयर, danced on the chair and he flew through the air, he flew through the air। और लास्ट में जो आप लिखेंगे एक अनएक्सपेक्टेड एंडिंग लिखिए जो मैच हो, मतलब जो राइम करे उसका लास्ट वर्ड दिल्ली के साथ। ही डांस्ड
on the chair and flew through the air, then landed right into a jelly. Then fall into a jelly. Fall into a jelly. Okay, ये एक लिमरिक हो सकती है. इस तरह से आप डिफरेंट भी बना सकते हैं. There was a child from Delhi who wore a big hat on his belly. He danced on the chair and flew through the air, then fall into a jelly. Okay, next. Let us explore. एक्सप्लोर करना है एंशिएंट इंडियन लिटरेचर और हमारी जो माइथोलॉजी है उसमें देर आर सेवरल ह्यूमरस और फनी कैरेक्टर्स. बहुत सारे फनी कैरेक्टर्स हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्टोरीज में. ये कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट करते हैं अपने विट को, ह्यूमर को और मिसचीफ, जो शरारत करते रहते हैं, छोटी मोटी, ह्यूमरस होते हैं, हंसाते हैं लोगों को, लेकिन इंटेलिजेंट भी होते हैं, विटी भी होते हैं, जो कन्वे करते हैं डीपर मॉरल लेसन्स. यहाँ पर कुछ वेल नोन कैरेक्टर्स हैं. तेनालीराम के बारे में आपने सुना होगा. बीरबल की बहुत कहानियाँ पढ़ी होंगी. बहुत फनी भी था, थोड़ी बहुत शरारत भी करता था, लेकिन बहुत विटी था, बहुत होशियार था. फिर मुल्ला नसरुद्दीन की कहानियाँ आपने सुनी होगी. किंग विक्रमादित्य और बेताल, विक्रम बेताल की कहानियाँ आपने सुनी होगी. कोई भी एक स्टोरी आप लेंगे, उसे क्लासमेट्स और टीचर के सामने आपको रीड करना है. ये आप खुद से कर लेंगे. डिस्कवर करने का जो काम होता है, एक्सप्लोर करने का, वो आप ही के लिए छोड़ देते हैं हम. अब आइडेंटिफाई करिए the act of a man with certain modern day activities that have playfulness and unconventional behavior. For example, जैसे कि स्ट्रीट परफॉर्मर्स या क्लाउन्स जो होते हैं, जो फनी मैन है पोएम में, मॉडर्न डे के स्ट्रीट परफॉर्मर्स और क्लाउन्स ऑफन ड्रेस करते हैं, अनयूजुअल तरीके से अजीब ड्रेस पहनते हैं, अनएक्सपेक्टेड एक्ट्स करते हैं जिससे कि लोग एंटरटेन रहे. ठीक है, ये मॉडर्न डे में भी आपको देखने को मिल जाएंगे इस तरह के कैरेक्टर्स. फिर परफॉर्मेंस आर्ट या फिर एब्स्ट्रैक्ट थिएटर जो लोग करते हैं, उसमें फनी मैन के जो एक्शंस हैं उसी की तरह ही वो भी गाना गाते हैं. जैसे वो गाना गाता है, अजीब आवाज़ में हॉप करता है, बिल्कुल उसी की तरह उनको रिजेंबल करते हैं परफॉर्मेंस आर्टिस्ट या एब्स्ट्रैक्ट थिएटर में लोग, जहाँ पर आर्टिस्ट कन्वेंशनल रूल्स को ब्रेक करते हैं. एक थॉट प्रोवोकिंग, जिससे आप सोचने पर मजबूर हो जाए, इस तरह के एक्ट्स वो करते हैं. और उसमें कुछ ऑफन ह्यूमरस एक्सपीरियंसेस भी होते हैं. बच्चों के जो एंटरटेनमेंट के लिए कुछ कॉमेडी शोज होते हैं, जहाँ पर फनी मैन्स बिहेवियर इज रिफ्लेक्टेड इन चिल्ड्रन शोज टू इवोक लाफ्टर. इसी तरह के कैरेक्टर्स आपके जो शोज आप देखते हैं, कॉमेडी शोज, उनमें भी होते हैं जिनसे हंसी आपको आती है. एग्जाम्पल्स में कॉमन थीम इज ह्यूमर है, हंसी आती है, इमेजिनेशन, आप सोचने पर मजबूर होते हैं, एंड डिफाइंग लॉजिक, कुछ लॉजिक को ये जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं कि ऐसा ही होता है जनरली, उसको भी डिफाई करते हैं, उससे कुछ अलग करते हैं. दैट इज व्हाट एग्जैक्टली फनी मैन इन द पोएम रिप्रेजेंट्स. इसी को ही फनी मैन रिप्रेजेंट करता है पोएम में. नाउ सुकुमार रे एक इंडियन पोएट और इलस्ट्रेटर है. उन्होंने एक पोएम लिखी सिमिलर स्टाइल इन द बुक अबोल तबोल. एक पोएम है बिल्कुल इसी स्टाइल में. यू मे ऑल्सो शेयर द सिमिलर पोएम्स फ्रॉम द नेटिव लैंग्वेज. आप भी अपनी नेटिव लैंग्वेज से ऐसे कुछ जो फनी पोएम्स हैं उनको लाएंगे, क्लासमेट्स और टीचर्स के साथ उनको शेयर करेंगे. एक छोटी सी पोएम और है, माई लॉस्ट पेंसिल, मेरी खोई हुई पेंसिल. ओ पेंसिल, डियर पेंसिल, वेयर हैव यू गॉन? आई जस्ट हैड यू हेयर अ मिनट एट डॉन. यू वर शार्प एंड परफेक्ट, रेडी टू राइट. नाउ यू आर मिसिंग, गॉन फ्रॉम साइट. डिड यू रोल ऑफ माई डेस्क? डिड यू फॉल टू द फ्लोर? Did someone swipe you for sure? It's always the same. I have lost 50 this year. By the end of the month, they just disappear. Next time, I'll tie you with a tape or a string because losing my pencil is a real thing. पेंसिल को बच्चा कहता है कि तुम कहाँ चली गई? 1 मिनट पहले सुबह तो तुम यहीं थी, तुम शार्प थी, परफेक्ट थी, एकदम लिखने के लिए तैयार थी, लेकिन अब तुम मिसिंग हो, बिल्कुल नज़र से दूर हो, गॉन फ्रॉम साइट. तुम मेरी डेस्क से रोल करके चली गई हो, या फिर नीचे फ्लोर पर गिर गई हो, या किसी ने तुम्हें फॉर श्योर उठा लिया है. हमेशा ऐसा ही होता है. मैं 50 पेंसिल खो चुका हूँ इस साल, और इस मंथ के एंड तक, हमेशा मंथ के एंड तक वो डिसअपियर हो जाती है, गायब हो जाती है. नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें टेप से या स्ट्रिंग से बांध के रखूँगा, क्योंकि पेंसिल खोना सच में एक रियल थिंग, ऐसा होता है सभी के साथ. ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स. होपफुली सभी क्वेश्चन आंसर्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.